हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन भार्गव इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसे देखिए इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार क्या चीज़ है और इसकी क्या जरूरत पड़ी भारतीय संविधान में। देखिए, अगर बात करते हैं, चाहे तो किसी देश के अंदर भले ही संविधान ना हो, लेकिन फिर भी वहां पर फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार होने जरूरी है। एक आदमी के एक कोई भी व्यक्ति है देश का, उसके सर्वांगीण विकास के लिए, अगर उसका सर्वांगीण विकास करना है, उसके लिए मौलिक अधिकारों का होना जरूरी है। सामान्यतः हम ये बोल सकते हैं कि अगर मौलिक अधिकार ना हुए तो कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आगे चल के जो भी अपने मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 20, 21, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता यानी प्राणों की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, गिरफ्तारियों से संरक्षण, समानता की बातें, स्वतंत्रता की बातें, और आपको पता भी होना चाहिए ये सारी बातें जो हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी लिखी हुई है कि वो कहता है कि अवसर की समानता, वहां पर कहता है न्याय, हमारा न्याय मिलेगा हमें 3 प्रकार का। ये जितनी भी बातें हैं ये हमें किसके द्वारा मिलती है? भाग 3 मौलिक अधिकार द्वारा। देखो, मौलिक अधिकार जो हैं, जिसे फंडामेंटल राइट कहा गया, इसके बारे में पहले हमें कुछ विशेष बातें पढ़नी पड़ेगी, जिसे कह सकते हैं इसकी विशेषताएं। नंबर 1 बात, ये भाग 3 में है। संविधान के कौन से भाग में है? 3 के अंदर। दूसरी बात कहता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो आपको इसका उद्देश्य ध्यान होना चाहिए कि अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि ये मौलिक अधिकार हैं या इससे जुड़े जो भी उपबंध हैं, इनको बनाने का क्या उद्देश्य है? इनका क्या उद्देश्य है? देखो, इनका उद्देश्य है आपको एक राजनीतिक माहौल मिले, अर्थात जो भारत के अंतर्गत लोकतंत्र है, तो आपको एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कहता है भाग 3। अर्थात मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है कि एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक ऐसा माहौल। क्योंकि आपको बता देता हूं, विशेषताएं इसकी जुड़ती जाएंगी और आपको बातें समझ आती जाएगी। आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता। यदि हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट याचिका दायर कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उद्देश्य क्या है। देखिए, भारत में लोकतंत्र तो है ही है, लेकिन एक राजनीतिक लोकतंत्र का माहौल देता है कौन? मौलिक अधिकार या भाग 3। और यही इसका उद्देश्य है कि ये चाहता है कि अपने जो भाग 3 है, जो आपको राजनीतिक माहौल मिले, इसी के साथ साथ जो इसके उद्देश्य बताना चाहते हैं, हमें एक ऐसा संविधान चाहिए जिसके अंदर एक विधि शासित सरकार की स्थापना हो। अर्थात भाग 3 क्या चाहता है कि एक विधि शासित सरकार। देखिए, मैं बात यहां पर लिख रहा हूं, इसके बारे में हम अभी साथ ही चर्चा करेंगे। विधि शासित सरकार, ठीक है, ये शब्द आप याद रखेंगे। तो पहली बात आपको मैंने बताया कि मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरी बात हम करते हैं प्रकृति कि अगर प्रश्न आ जाए कि मौलिक अधिकार जो है, इनकी प्रकृति क्या है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखो, एक बात साधारण सी, नंबर 1 बात कि मौलिक अधिकार हमें देता कौन है, प्रोवाइड कौन कर रहा है? राज्य है। तो ड्यूटी किसकी है? राज्य की ड्यूटी है कि राज्य हमें मौलिक अधिकार हर हाल में देगा। तो अब बात उसके लिए आती है। वैसे तो देखो, मैं आपको बता देता हूं, कुछ मौलिक अधिकार हैं उन पे बाध्यता भी है, अर्थात कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। तो कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो नकारात्मक भी है और कुछ सकारात्मक भी है। लेकिन यहां पर अपना क्वेश्चन ध्यान देना होगा कि मौलिक अधिकार हमें प्रदान कौन कर रहा है? राज्य। तो इस व्यक्ति यानी इस संस्था के लिए पूछी जा रही है कि इसके लिए प्रकृति क्या हो गई? इसके लिए प्रकृति जो है वो नकारात्मक है। अब आप पूछेंगे कि सर, ये नकारात्मक, नेगेटिव कैसे हो सकता है कि राज्य के लिए? देखो, मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस लाइन का अर्थ मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इस पे भी जो जुड़ा हुआ वाद है वो मैं आपको वाद बताऊंगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि मौलिक अधिकार क्या है? नकारात्मक। किसके लिए? राज्य के लिए। अच्छा, राज्य के लिए क्यों बोला? क्योंकि प्रदान कौन कर रहा है? हमें राज्य प्रदान कर रहा है। अब ये ध्यान रखना ये बात कि राज्य हमें प्रदान करता है, राज्य के विरुद्ध हमें संरक्षण मिलता है, इसीलिए नकारात्मक है। और नकारात्मक क्यों है? क्योंकि हमारे किसी भी मौलिक अधिकार जो राज्य ने हमको दिया, उसका हनन होते ही हम कहाँ चले जाएंगे? न्यायपालिका की शरण लेंगे। इसीलिए राज्य के लिए क्या हो गया? नकारात्मक। अर्थात राज्य एक तरह से बाउंड हो गया,
राज्य आपको क्या है, बाउंड हो जाता है कि भाई आपको उसको मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे, अनिवार्य है। अब इसी के साथ देखो नकारात्मक के साथ बात और जुड़ गई कि ये वाद योग्य है। अब पूछता है क्या मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है न्यायपालिका में या नहीं। अब सीधी स्पष्ट बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि नकारात्मक है उसके लिए, अर्थात नेगेटिव कैसे हो गए। ये कहता है कि अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिले तो आप कहां चले जाएंगे, न्यायपालिका के पास, और न्यायपालिका क्या करेगी, इस पे वाद विवाद करेगी। एग्जाम्पल के लिए कोई भी कानून बता दीजिए, कोई ऐसा एक कानून सरकार बना देती है जो आपके घूमने फिरने के खिलाफ हो। अब कहीं आप ऐसा मत समझ लेना कि लॉकडाउन के अंदर सरकार ने हमारा घूमना फिरना बंद कर दिया तो वो लोक व्यवस्था के कारण, स्वास्थ्य के कारण राज्य उन पर रोक लगा सकती है। पर सामान्यतः मान लीजिए कोई भी अपने देश के जो वही है स्थायी कानून बनाती है संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना दे जो आपके घूमने पर प्रतिबंध लगाता हो, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि मेरा आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। सीधी सी बात है, मेरा आर्टिकल 19 हनन हो रहा है, इसलिए इस कानून को वॉइड किया जाए, ठीक है, तो उसको शून्य कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि उस पर कहने का मतलब वाद हुआ, अर्थात न्यायपालिका भले ही कहने का मतलब सरकार का कानून सही था या गलत था, ये तय कौन करेगा, न्यायपालिका, परंतु कहने का मतलब ये उस पर वाद तो हुआ, इसीलिए ये क्या है, वाद योग्य है। तो आप याद रखेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है, नकारात्मक है। दूसरा, मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल मैंने बताया 12 से 35 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30, हालांकि ये बात अपने कर चुके हैं एक टॉपिक में नागरिकता वाले में कि कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को मतलब भारतीय नागरिकों को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति शब्द है वो दो प्रकार का हो सकता है, नागरिक और विदेशी, लेकिन नागरिक तो यह है जो आपकी नागरिकता को दिखाता है। तो आपके 5 आर्टिकल, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30, ये 5 आर्टिकल सिर्फ किसको मिलते हैं, भारतीय नागरिकों को, अर्थात विदेश के जो व्यक्ति यहाँ पर भारत में रह रहे हैं उनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा दूसरी विशेषता, इसके देखिए विशेषता नंबर मैंने बताया 1, ये 2, अब तीसरी देखो, ये कहता है कि अनुच्छेद 20 व 21, देखिए आपके देश में प्रोविजन है आपातकाल का, इमरजेंसी का। जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में उद्घोषणा होती है तो आपके देश के प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वो आपके जो जितने भी मौलिक अधिकार हैं एक तरह से उनको वॉइड कर सकता है, शून्य कर सकता है, या उन पे कह सकते हैं निलंबन कर सकता है, उस समय के लिए उन पर रोक लगा सकता है, ठीक है। ये वैसे तो प्रोविजन है 352 के अंदर, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति है 359 के अंदर। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय, अर्थात अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल के समय जब भी आपके मौलिक अधिकार क्या होंगे, निलंबित होंगे, 20 व 21 अनुच्छेद निलंबित नहीं होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये कभी भी निलंबित नहीं होगा, ये आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 20 व 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे। ये बोला गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो ये भी इनकी एक विशेषता है कि अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसकी प्रकृति हमने पढ़ ली, राज्य के लिए नकारात्मक, उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अब एक बात है कि जब मौलिक अधिकार थे, इस भाग 3 को एक शब्द बोला गया मैग्ना कार्टा, कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया। देखो मैग्ना कार्टा पहला एक लिखित पत्र था, अधिकार पत्र था, जो कि इंग्लैंड की जनता को मिला था, इंग्लैंड के लोगों को अधिकार मिले थे। तो 1215 की बात है, राजा जॉन थे उस समय, उन्होंने क्या किया था कि लोगों को लिखित रूप में अधिकार दिए थे, तो उस पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया था। और भारत में भाग 3 है, वो क्या करता है कि अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार, जीवन जीने के अधिकार, मैंने बताया ना सभी तरह चहुमुखी विकास के लिए क्या है, मौलिक अधिकार है, इसीलिए भाग 3 को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और उसके बाद आपको बता देता हूं कि जो अमेरिका के संविधान में, हालांकि जब संविधान अमेरिका का बना था तब उसमें शामिल नहीं थे मौलिक अधिकार, वो बाद में शामिल किए गए। तो जब मौलिक अधिकार वहां शामिल किए गए थे, ह्यूमन राइट्स बिल, उसी के आधार पर भारत में क्या था, मौलिक अधिकार बनाए गए। तो अगर आपका प्रश्न आता है कि इसका प्रावधान, देखिए 2 तरह से लैंग्वेज हो सकती है क्वेश्चन की। नंबर 1 कि मौलिक अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया या कहां से किया गया। दूसरा ये आता है कि भारतीय मौलिक अधिकार
या भारत के संविधान के भाग 3 पर किस देश का प्रभाव पड़ा है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां से लिए गए, अमेरिका से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि प्रावधान कहां से है, अमेरिका से। इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट आपको बात बता देता हूं कि भारतीय संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे। अनुच्छेद 31 जो कि संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको क्या किया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक से सांविधानिक कर दिया गया, अर्थात विधायी अधिकार कर दिया गया, सांविधानिक कर दिया गया, और इसको भाग 3 से निकाल कर भेज दिया भाग 12 में। कहां पर आ जाता है, भाग 12 में, और अनुच्छेद 300 कै में चला जाता है। देखो 44वें संशोधन में क्या किया इन्होंने, 31 अनुच्छेद 31 निकाल दिया, और इसी के साथ अनुच्छेद 19 की एक धारा भी थी संपत्ति की, उसको भी बाहर कर दिया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाग 12 अनुच्छेद 300 कै में वर्तमान संपत्ति का अधिकार। इसीलिए ये तो पहले की बात थी, अगर अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है हमारे, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी संरचना थी मौलिक अधिकारों की और उनकी विशेषताएं थी। अपने दोबारा ध्यान देंगे बोर्ड पे। देखिए पहली बात मैंने बताया, संविधान के भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। पहली बात आप शॉर्ट में याद रखना इसको, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरी बात कहते हैं अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 12 से शुरू होते हैं और 35 में खत्म होता है भाग 3। तो 12 से 35 में किसका प्रावधान है, मौलिक अधिकार का। फिर बात करता है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये विशेषताएं आती है इसकी कि इसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। दूसरा प्रकृति, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें कौन देता है, राज्य, तो एक तरह से राज्य के विरुद्ध हमें क्या करता है, संरक्षण प्रदान। इसीलिए याद रखना कि ये राज्य के लिए नकारात्मक हो गए, राज्य हर हाल में हमें मौलिक अधिकार देने के लिए बाध्य है, ये बाउंड होता है। ठीक है, अब अगर ये नकारात्मक है तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि वाद योग्य हो गए। भाई ये तो तय हो ही गया कि वाद योग्य है। सरकार ने कोई एक्ट बनाया, हो सकता है कोई मनमानी वाला एक्ट हो, और उस पर क्या है, जनता जो है उनके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हो सकता है कि व्यक्तिगत किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा हो, तो क्योंकि आपको आर्टिकल 21 बहुत बड़ी स्वतंत्रता देता है, इसीलिए वाद योग्य है, इन पर वाद किया जा सकता है। वो अलग बात है कि न्यायपालिका क्या फैसला देती है। और उसके बाद अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20 व 21 जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते। ये देखो 44वें संशोधन से पहले की बात है, जब यहाँ पर इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, उस समय बताते हैं गिरफ्तारियां वगैरह बहुत हुई थी, तो इस कारण आगे जो सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, उसने सबसे पहले ये प्रोविजन बनाया कि भाई 20 व 21 जो आर्टिकल है ये कभी भी निलंबित नहीं होगा, चाहे आपके देश में क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल हो। और मैंने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्रावधान किस देश से है, अमेरिका से। या भाग 3 पर किसका प्रभाव है, अमेरिका का प्रभाव है, अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। और अंतिम बात मैंने बताई कि मौलिक अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी, 7, वर्तमान में कितनी रह गई है, 6, क्योंकि जो आपका आर्टिकल 31 संपत्ति का मूल अधिकार था, वो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जो भाग 3 से निकलकर भाग 12 में भेज दिया गया, और उसको अनुच्छेद 31 से कहां भेज दिया गया, अनुच्छेद 300 कै में। तो ये इसकी क्या थी, मूलभूत विशेषताएं थी। देखो अब हम आगे चलेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। देखिए मौलिक अधिकार तो हमारे शुरू होते हैं 12 से 35। सामान्यतः अगर बात करें हम, अनुच्छेद 14 से शुरू होते हैं, समानता का अधिकार, 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, 29 व 30 शिक्षा व संस्कृति जो अल्पसंख्यकों के लिए है, 31 निरस्त हो गया जो अभी मैंने बताया आपको, और 32 क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे, लेकिन उससे पहले जब अभी मैंने बताया आपको 14 से शुरू हो रहे हैं, अनुच्छेद 14 से शुरू होता है समता का अधिकार या समानता का, लेकिन 12 व 13 सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, अनुच्छेद 12 व 13। देखिए अनुच्छेद 12 समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर यह है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित
मैंने आपको बताया मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी उपबंध हैं, जो भी हम उपबंध शामिल कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है कि एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना। ये शब्द यहां लिखा था ना मैंने कि विधि शासित सरकार की। देखो नागराज ये बनाम भारत संघ मामला था, उसमें बात कही गई थी कि मौलिक अधिकार जो हैं, जो अभी मैंने आपको बताया उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, उसका उद्देश्य है कि जितने भी उपबंध हम भाग 3 में शामिल कर रहे हैं, समाविष्ट कर रहे हैं उन उपबंधों को, तो उसका क्या कारण है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है कि एक सरकार चाहिए जो विधि शासित हो, विधि के अनुसार चाहिए, न कि मनुष्य शासित हो। अब देखो, आप कहोगे सर मनुष्य शासित, तो जो सरकार बैठी है वो भी तो मनुष्य है, लेकिन सरकार के भी कुछ रूल्स होते हैं, रूल ऑफ लॉ, जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के अंदर, विधि का शासन। तो वही बात वो कहना चाह रहा है कि इसका उद्देश्य है जितने भी भाग 3 के अंतर्गत हम उपबंधों को शामिल कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना। एक गवर्नमेंट तो चाहिए, लेकिन जिसका शासन किसके अनुसार चले? विधि के अनुसार चले, विधि शासन हो। ऐसे मनुष्यों का शासन नहीं चाहिए, तो मनुष्य तो कोई भी बैठ जाएगा और वो चलो भी कोई भी फैसला करता जाएगा। इस प्रकार इसमें क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो जो आपके देश के बहुसंख्यक हैं वो किन का शोषण करेंगे? अल्पसंख्यकों का शोषण करेंगे। तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी बात कि आपका जो संविधान के जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी उपबंधों को शामिल करने का उद्देश्य है, वो क्या उद्देश्य है? एक विधि शासित सरकार की स्थापना करना। देखो आरएएस वगैरह की जो बड़ी परीक्षा हैं उनमें टर्म्स आ सकती हैं, बहुत टिपिकल टर्म है कि विधि शासित सरकार, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछ लें, आप वहां ढूंढोगे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि सर ने अभी बताया, लेकिन वो टर्म ये दे सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना एम नागराज जो बनाम भारत संघ मामला था, उसमें ये बात कही गई थी कि विधि शासित सरकार की स्थापना करना है, न कि मनुष्य शासित सरकार की स्थापना करना। क्योंकि अगर मनुष्य शासित हुआ तो क्या होगा? बहुसंख्यक जो हैं, जो बहुल मात्रा में जो वर्ग है, वो अल्पसंख्यकों का क्या करेंगे? शोषण करेंगे। इसीलिए हमें एक विधि शासित सरकार बनानी है ताकि बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यकों का शोषण न कर सके। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है विधि शासित सरकार का। अब देखो, अब हम चलते हैं आर्टिकल 12 पे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 12 के लिए। आर्टिकल 12 के अंदर देखो क्या कहता है। राज्य शब्द कहने को एक शब्द है, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2 बार प्रश्न आ चुका है। राज्य शब्द की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अब ये स्टेट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? ये कहने को एक शब्द हो गया स्टेट, बहुत आसान सा शब्द लगता है, लेकिन जब इसकी बारी आई सुप्रीम कोर्ट की बताने के लिए, सरकार ने तो वही बात है, जब अपना संविधान लिखा हुआ था अपना 26 जनवरी 1950 से अपना संविधान लागू हुआ, तब से अपना संविधान शुरू होता है। और जब से संविधान शुरू हुआ तभी से फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं। कि ऐसा तो है नहीं संविधान फंडामेंटल राइट पहले से है, पहले से नहीं है, उसी दिन से अपने मौलिक अधिकार शुरू होते हैं, एफआर शुरू होते हैं। तो राज्य शब्द तो आ गया कि राज्य शब्द की परिभाषा, वो राज्य शब्द राज्य है कौन, ये डिफाइन करने में सालों लग गए सरकार को। मतलब आज भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका चला जाए, कोई मुकदमा चला जाए वहाँ पर, और वो पूछ ले क्या कोई फलानी संस्था है वो राज्य के अंदर आती है या नहीं आती, या सुप्रीम कोर्ट का कोई पिछला नोटिस हो उस पर कोई विवाद उठा दे कोई कि आपने कहा था फलानी संस्था राज्य में आती है, तो आपने कैसे कह दिया ये राज्य में आती है। तो इसीलिए आज तक है ना इस पर इतने वाद हैं राज्य पर कि बहुत सारे इस पर वाद है जिसकी अपने चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में राज्य है क्या। देखो पहली बात, ये वही राज्य है जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान कर रहा है, ठीक है, मूल अधिकारों के विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है। देखो लेकिन इस राज्य की टर्म एक अलग है। यहाँ पर ये राज्य क्या कहता है, ये राज्य कहता है कि विधि या कानून बनाने की जिसमें शक्ति है, याद रखना उस राज्य की परिभाषा हो रही है। एक कोई भी राज्य के अंतर्गत, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक राज्य को एक संस्था मानो आप, एक संस्था है राज्य, इस राज्य के अंतर्गत बहुत सारी विभिन्न संस्थाएं हैं, वो गवर्नमेंट हो गई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, वो अन्य कोई संस्थाएं हो गई, या वो कोई अथॉरिटी, कोई ऐसे प्राधिकारी हो गए जिनको कानून बनाने की पावर जो रखते हैं, वो सारे किस में आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे, जिसकी परिभाषा कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 12 में। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 12 क्या कहता है, राज्य शब्द की परिभाषा देता है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया संविधान क्या कहता है, मौलिक अधिकार क्या है,
राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, ये कुछ फर्क है। एक वाद हुआ था बहुत फेमस, शामदासिनी वाद, ठीक है, याद रखना, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। शामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाद। देखो ये क्या चीज है, शामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाद, ये क्या चीज है, ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। इस वाद में क्या था, ये जो शामदासिनी जो भी पिटिशनर था, उसने एक दावा किया कि जो बैंक के कर्मचारी जो है ना, वो मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ले रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, और जैसा कि मौलिक अधिकार है मेरा संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, तो वो कहते हैं मौलिक अधिकार है मेरा संपत्ति का अधिकार, तो ऐसा वो कैसे कर सकते हैं, ये तो मेरे को क्या हो रहा है, राज्य के विरुद्ध मुझे संरक्षण नहीं मिल रहा। और जब ये मामला न्यायालय में गया तो आपका जो है ना ये शब्द है राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना, आपको ये नहीं कहता है कि आप कोई अकृत्य करेंगे और गवर्नमेंट कहेगी हाँ आप कर सकते हैं, अपनी मनमानी कर सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक अपने देश के एक व्यक्ति जो बैंक से लोन लेकर यहाँ से फरार हो गए थे, यहाँ से चले गए थे, अब वो कहेंगे कि भाई मेरे को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, मेरे को राज्य के विरुद्ध संरक्षण नहीं मिल रहा, मेरे मौलिक अधिकार हनन हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आपका कोई भी अकृत्य होगा वो आर्टिकल 12 एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि भाई राज्य के विरुद्ध संरक्षण, आपने कह दिया राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, पर वो आपको राज्य के विरुद्ध संरक्षण नहीं देगा। और जब ये याचिका कोर्ट में गई तो बैंक के कर्मचारियों ने ही अपने बैंक के जो बैंक था ना सेंट्रल बैंक, इसने ही अपने कर्मचारी का क्या किया था, उसकी संपत्ति छीन मतलब उस पर कब्जा कर लिया था। तब उसने बोला कि भाई ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब उस पर उच्चतम न्यायालय जो था उसने अपने जो स्टेटमेंट में बोला कि आप जो है ना ये राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना कहते हैं, ये राज्य के विरुद्ध देता है, आपकी संस्था के विरुद्ध नहीं देता। कि आपने अपनी संस्था के साथ कोई ठगी मार ली और आप चाहते हैं कि अब आपको राज्य के विरुद्ध संरक्षण मिला जाए, क्योंकि बैंक क्या हो गया, वही बैंक राज्य के अंदर ही आता है, इसीलिए सेंट्रल बैंक किस में आता है, राज्य में आ गया, तो और राज्य के विरुद्ध संरक्षण दो, इसीलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब खारिज मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया गया यहाँ पर, कि इस व्यक्ति को नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे आया, कि उन्होंने माना कि जो बैंक ने किया है वो बिल्कुल सही किया है। ऐसा तो फिर कोई भी करेगा, बैंक का कर्मचारी लोन ले लेगा और बाद में कहेगा भाई मेरी संपत्ति सीज कर रहे हैं, मुझे तो क्या चाहिए, राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान चाहिए। तो आप याद रखना ये जो वाद था शामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाद, जिसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने बोला कि राज्य के विरुद्ध आपको संरक्षण मिलेगा, परंतु आपके अकृत्य जो भी अकृत्य है, जो भी आपके हैं काम है, ऐसे काम जो लीगल नहीं है, इल्लीगल है, उनके खिलाफ आपको कोई राज्य विरुद्ध संरक्षण नहीं मिलता। और वो भी आपकी संस्था द्वारा ऐसा किया गया है, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं है। तो आप समझे ये बात कि राज्य के विरुद्ध संरक्षण किस प्रकार हमें मिलेगा, किसी प्रकार के अकृत्य का आपको संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोबारा अगर हम बात करते हैं, दोबारा राज्य शब्द पे आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना किसे कहते हैं। अब ये बात आती है कि ये राज्य के अंदर मैंने बताया आते कौन कौन है। तो देखो कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो स्थायी विधियां बनाते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार। अब देश को तो यही चला रहे हैं ना, केंद्र सरकार व संसद। इनकी तो बात ही मत करो वैसे, कि अगर अपने बात करें केंद्र सरकार की या राज्य सरकार, ये तो परमानेंट है ही राज्य है, राज्य सरकार। और राज्य में कानून कौन बनाता है, विधानमंडल। भाई आपके राज्य के अंदर कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। केंद्र में कानून कौन बनाएगा, संसद। संचालित केंद्र सरकार करती है, बनवाती तो सरकार ही है। राज्य सरकार कानून बनवाती है और विधानमंडल कानून बनाता है। वही एमपी एमएलए बैठते हैं संसद और विधानमंडलों में। अब पॉइंट ये, इन दोनों की तो हम बात कर ही नहीं सकते, लेकिन तीसरा हम बात करते हैं स्थानीय प्राधिकारी। एक तो ये शब्द आया है कि ये भी राज्य हैं और अन्य प्राधिकारी ये भी राज्य हैं। अब ये समझिए कि स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी क्या चीज है। पहले तो शब्द समझिए, प्राधिकारी क्या होता है। प्राधिकारी होता है जिसे अथॉरिटी मिलती है, एक ऐसा व्यक्ति जो विधि, उपविधि, नियम, आदेश बनाने की जो बल रखता है वो प्राधिकारी होता है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि मुझे इस काम की अथॉरिटी नहीं थी। एक एग्जांपल लेते हैं अपने, एक परीक्षा हो रही है, परीक्षा में ड्यूटी लगी है,
एक वहाँ पर लेक्चरर है और उसकी वहाँ पर परीक्षा में वो वहाँ पर वीक्षक के रूप में ड्यूटी लगी है और वो वहाँ पर सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन उस समय क्या है, कोई स्टूडेंट है वो बदतमीजी कर देता है या ऐसा कुछ कर देता है, इस तरह का कोई अकृत्य कर देता है परीक्षा में। अब वो वीक्षक की उस वक्त इतनी पावर है कि वो उसको वहाँ से बाहर निकाल सकता है। बाद में वो कहेगा मैं कोर्ट जाऊँगा, आपने मेरे को पेपर से पर ये हमारा क्वेश्चन पेपर चल रहा था, मेरा पटवारी का एग्जाम था, आपने ऐसा कैसे कर दिया। देखिए उस समय तो उसके पास बहुत अथॉरिटी है, क्योंकि उसको तो ये बात पीछे से ऑर्डर मिला हुआ है कि आपके पास इस वक्त अथॉरिटी है कि अगर आप कोई भी अकृत्य देखते हैं किसी स्टूडेंट द्वारा तो आप उसको, किसी भी कैंडिडेट को बाहर कर सकते हैं। और उसने अब बदतमीजी की स्टूडेंट ने तो उन्होंने बाहर कर दिया, तो वहां पर वो एक तरह से प्राधिकारी के रूप में काम कर रहा है जिसके पास अथॉरिटी है। तो आप याद रखना कि स्थानीय प्राधिकारी अब कौन होते हैं, स्थान विशेष। देखो पहली तो बात करते हैं अपने स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कानून कौन बनाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जैसे कि लोकल गवर्नमेंट कौन होती है, नगर पालिका। भाई नगर पालिका क्या है, कानून बनाती है, स्थानीय स्वशासन है। या अपने कह दे जिला बोर्ड कह लेते हैं, भाई डिस्ट्रिक्ट के जो भी बोर्ड हैं वो क्या हो गए, एक तरह से क्या हो गए, स्थानीय सरकार होगी। भाई जिला बोर्ड जो है वो भी कानून बनाते हैं। तो ये सब स्थानीय प्राधिकारी हैं। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, संविधान आपको पता है, मैंने बताया बहुत सारे इसमें बातें आती है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे, समय बीतता गया, बात आती गई कि भाई क्या चीज राज्य है और क्या चीज राज्य नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वाद सामने आए हमारे। अब सबसे पहले नगर पालिका का वाद आया, वो हम पढ़ते हैं। नगर पालिका का वाद क्या था, देखिए एक वाद अपने सामने आता है, मोहम्मद यामीन बनाम नगर पालिका टाउन। देखिए मोहम्मद यामीन बनाम नगर पालिका टाउन, क्या था कि नगर पालिका ने एक बिक्री कर लगा दिया था नया, ठीक है, एक एरिया में एक बिक्री कर टैक्स लगा दिया गया, अतिरिक्त बिक्री कर लगा दिया गया। उसके खिलाफ ये मामला गया, मोहम्मद यामीन बनाम नगर पालिका टाउन नाम से ये वाद उठा। इस वाद के अंदर देखो क्या कहा गया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या कहा गया, न्यायालय ने यह साबित किया, न्यायालय कहता है कि नगर पालिका जो है यदि वो कर लगाती है, बिक्री कर लगाया, अगर वो कर लगाने की हिम्मत रखती है तो एक तरह से सीधी सी बात है वो प्राधिकारी है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। और अगर वो प्राधिकारी है तो वो आर्टिकल 12 के राज्य की श्रेणी में आती है, सीधा बोल दिया। लेकिन जो उन्होंने अतिरिक्त कर लगाया है, आगे उन्होंने याचिका में कह दिया जो अतिरिक्त कर लगाया, हमें पता आप लगा सकते हो, लेकिन वो लगाना लीगल नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस चीज को रद्द कर दिया कर को। लेकिन इस केस के तहत ये बात उन्होंने मानी कि वो स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा मामला उठा विश्वविद्यालय का मामला, कि भाई ये मद्रास विश्वविद्यालय का मामला बहुत फेमस मामला था, जिसे हम कहते हैं कि मद्रास विश्वविद्यालय का मामला था, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई। ठीक है, ये समझना, आप समझिए, मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई वाद। देखो मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई वाद के अंदर कहा गया, क्या यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय है, क्या वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है या नहीं आता। अब देखो यहां पर कोर्ट ने एक बात बोली कि राज्य की श्रेणी में सिर्फ वो आते हैं जिनके पास शासकीय या संप्रभु शक्ति है, सॉवरेनिटी पावर है जिसके पास, वही राज्य की श्रेणी में आते हैं। शासकीय शक्ति, जैसे मैंने बताया अभी, नगर पालिका ने शासकीय रूप में क्या लगाया, कर लगाया। ये देखो केंद्र सरकार जो शासकीय जो शक्ति है वो उसके पास कानून बनाने की, क्या ऐसी कोई शक्ति है क्या उसके पास। यहाँ एक टर्म आई आपके लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप कोई अच्छी परीक्षा देते हैं, कि शासकीय संप्रभु शक्ति का वाद कौन से वाद में कहा गया, मद्रास विश्व यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई वाद, जिसके अंतर्गत बोला गया क्या विश्वविद्यालय जो है वो ऐसा काम कर सकता है क्या, कोई कानून बनाए, विश्वविद्यालय हो गया या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इस तरह की जो चीजें हैं क्या ये आती हैं क्या इसके अंतर्गत राज्य के अंदर। तब उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जिस किसी के पास शासकीय संप्रभु शक्ति है वो राज्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए वो राज्य की श्रेणी में नहीं आता। देखो पिक्चर अभी बाकी है, वो डायलॉग सुना होगा आपने बहुत फेमस, कि फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। संविधान कुछ ऐसा ही है, एक वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है मौलिक अधिकारों का संशोधन
कर सकते हैं, दूसरे में कहता नहीं कर सकते, फिर कहता कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ अपने ही निर्णयों से पलट जाते हैं बार बार, ठीक है, क्योंकि वही बात है, सिचुएशन के हिसाब से जो उनको सुटेबल लगता है वो निर्णय लिया जाता है। और उसके बाद ये भी है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अकेला जज तो निर्णय लेता नहीं, कम से कम 5 जजों की खंडपीठ उस पर बैठक होती है, ठीक है। तो आप याद रखना कि मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई वाद, ठीक है, जो क्या कहता है, इसमें क्या बोला गया कि राज्य क्या है जिसके पास शासकीय या संप्रभु शक्ति है, शासकीय शक्ति जो रखता है या संप्रभु सॉवरेनिटी पावर रखता है, संप्रभु होता है ना, मैंने बताया जिसपे कोई दबाव ना हो, वो शक्ति अगर रखता है तो वो क्या है, राज्य की श्रेणी में आता है, और विश्वविद्यालय राज्य की श्रेणी में नहीं आता। अब इसके अंदर क्लियर बोल दिया गया। अब देखो अगला वाद क्या था इसके अंदर, आपको बताता हूं। फेमस वाद हुआ था कि इस यहां पर उन्होंने सीधा बोल दिया कि इस वाद के अंदर क्लियर बोल दिया कि विश्वविद्यालय जो है वो राज्य नहीं है। विश्वविद्यालय कोई भी किसी तरह की कंपनी जो है, इस जो वो शासकीय शक्ति नहीं रखते, वो राज्य की श्रेणी में नहीं आते। अब देखो अगला वाद इसमें क्या हुआ, उज्जमा बाई बनाम यूपी, ठीक है, उज्जमा बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। अब ये समझो इसके अंतर्गत पता है क्या हुआ, सिर्फ आपको बता देता हूं, हालांकि इसमें कहा नहीं गया था विश्वविद्यालय राज्य है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टर्म उन्होंने बताई कि जो हमने बात कही थी अपने पिछले वाद में, याद है ना, अभी किया अपनों ने, कहीं भूल मत जाना, कहीं ये ना हो कि आप बीच में YouTube देखते ही साथ में WhatsApp चला रहे हो बीच में, या कुछ साथ में एक बड़ी खतरनाक बीमारी लगी हुई है, मैंने देखा स्टूडेंट्स को, बहुत नोटिस किया मैंने, ये टिकटॉक यूज़र हैं स्टूडेंट, बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। मुझे ऐसा लगता है मुझे कोरोना से ज़्यादा खतरनाक बीमारी लगी थी वो, इसीलिए क्योंकि अपना जो ज़्यादातर टाइम जो है वो स्टूडेंट क्या है टिकटॉक पर देते हैं, और हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को समझ आए। क्योंकि अब ये आर्टिकल 12 जो है ना, आप यूट्यूब पे सर्च करना कि राज्य शब्द को इतना कौन डिस्क्राइब करेगा, ये मैंने स्पेशली आपको राज्य शब्द समझ आ जाए। पॉइंट क्या होता है कि आपका क्वेश्चन तो मैंने बताया था 2016 में क्वेश्चन आया था, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में। आप ध्यान रखना कि आपका राज्य सिर्फ 2 ही भाग में है, भाग 3 व भाग 4, यही राज्य आर्टिकल 12 में भी है और यही राज्य आर्टिकल 36 में भी है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ही हमने मूल अधिकार बनाए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो पिछले वाद में क्या कहता है कि राज्य की श्रेणी में कौन आएगा, जो शासकीय या संप्रभु शक्ति है, अभी बताया था, इस बात से मुकर गए, मना कर दिया, पलट गए। उज्जमा बाई बनाम उत्तर प्रदेश मामले में इन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा जरूरी नहीं है जिसके पास शासकीय या संप्रभु शक्ति हो वही राज्य की श्रेणी में आता हो। सिर्फ इतनी सी बात कही गई थी। फेमस वाद राजस्थान वाला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल वाद, ये समझना आप, बहुत अच्छा वाद है। ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल, ये बात समझिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल वाद। देखो इस बोर्ड के इस वाद के अंदर क्लियरली बोला गया था कि जितने भी अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं या जितने भी इस तरह के निगम हैं, उन सबको, यहाँ तो क्लियर कह चुका, संप्रभु शक्ति का तो कोई सीन है ही नहीं, कोई दृश्य ऐसा है ही नहीं, तो अलग अलग राज्यों के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं तो वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मामला यही पहुंचा था, क्या ये राज्य के अंतर्गत आता है, ये भी तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या ये राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य की श्रेणी में आती है। देखो विधि नियम बनाने की शक्ति तो रखती ही है, तो क्या अन्य स्थानीय प्राधिकारी के तहत क्या ये राज्य के अंतर्गत आती है, इन्होंने क्वेश्चन किया था, और वहां पर उन्होंने याचिका के अंदर क्लियर कहा, पिटिशनर के सामने कोर्ट ने बोला कि हम मानते हैं इस बात को कि शासकीय संप्रभु शक्ति होना जरूरी नहीं है, इसीलिए ये किसकी श्रेणी में आते हैं, राज्य की श्रेणी में। साथ के साथ एक्सेप्ट किया कि जो विश्वविद्यालय है, याद रखना, विश्वविद्यालय हो गया या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब आपके क्या होता है, किताबों में लिखा होता है, सीधा लिखा होगा कि भाई यूजीसी विश्वविद्यालय, यूजीसी जो है वो राज्य है, ओएनजीसी राज्य है, एलआईसी राज्य है, लेकिन ये वाद नहीं पता आपको कि किन किन वाद में क्या कहा गया, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल वाद में क्लियर कहा गया
कि जो आपके जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और अपने ये जो बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, ये सभी किस में आएंगे? राज्य की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम मानते हैं, पिछले वाद में कहा था शासकीय संप्रभु शक्ति होना जरूरी है, यहाँ इन्होंने कहा इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट इसके अंतर्गत अगला वाद देखिए क्या है। अगला वाद कहता है सुखदेव सिंह बनाम भगत राम वाद। ठीक है, एक फेमस वाद है, यहीं लिख देता हूं मैं। देखिए ये कहता है सुखदेव सिंह बनाम भगत राम वाद। देखो आपके जो क्वेश्चन है, नंबर 1 LIC, ONGC और IFC, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो अपने भारत का है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और ये है अपने इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन अर्थात कारखाना वित्त निगम। ठीक है, तो इनको मैंने अभी बता ही दिया था, पिछले वाद में वो कह चुके थे कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं जो वो किस में आती है? राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो सुखदेव सिंह बनाम भगत राम वाद में उन्होंने क्लियर इस याचिका में मान लिया था कि ये सब LIC, ONGC, IFC जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, आपको बता दूं जितनी भी, लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा इसका। ठीक है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये किस में आती है? राज्य की श्रेणी में, अनुच्छेद 12 में राज्य की श्रेणी में आती है। एक महत्वपूर्ण आपको और बता देता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण वाद है वो बता देता हूं आपको। देखिए RD शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये समझिए। RD शेट्टी, देखो उस समय क्या हुआ था, एयरपोर्ट अथॉरिटी, RD शेट्टी है, इनको कोई टेंडर से संबंधित कोई विवाद था, इनके टेंडर को रिजेक्ट कर दिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ने। तो इन्होंने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में ये ले गए और ये बोले कि क्या मेरा टेंडर ये रिजेक्ट करने का आपके पास ऐसा कोई अथॉरिटी है? क्या आप मेरा टेंडर रिजेक्ट कर सकते हो? इस बात की आपके पास कोई क्या अथॉरिटी है? तब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो न्यायपालिका ने देखा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी बनी किस हिसाब से है। तो आपको बता देता हूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी बनी थी एक एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट, AAA, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट। ठीक है, उसके तहत ये बनी हुई थी और ये पार्लियामेंट्री एक्ट था, अर्थात संसदीय कानून था, संसदीय कानून के तहत बनी हुई है। और संसद तो अपने आप में क्या है? राज्य है ही है। तो उन्होंने क्लियर बोला कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये कानून किसने बनाया है? संसद ने, पार्लियामेंट्री एक्ट है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो राज्य है। मैं कहीं इसमें कोई दो राय नहीं समझता कि ये राज्य नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला एयरपोर्ट अथॉरिटी किसकी श्रेणी में आता है? राज्य में। रही बात शासकीय संप्रभु शक्ति, उसकी तो कोई जरूरत है ही नहीं, ये बात हम कह ही चुके हैं। ये बात तो मैंने बताया इग्नोर हो ही गई थी। कौन से? उजमाबाई बनाम उत्तर प्रदेश वाद में। तब उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो राज्य की श्रेणी में आता है। यहां पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि उसको शासकीय या संप्रभु शक्ति है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री एक्ट। अब आप कहोगे पार्लियामेंट्री एक्ट का क्या लेना देना, तो आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक संस्था है जिसको पहले कौन चलाती थी? गवर्नमेंट चलाती थी, लेकिन बाद में वो प्राइवेट हो जाती है, तो वो राज्य रहेगी। मेरी बात आप समझे? पहले वो गवर्नमेंट चलाती थी तो वो राज्य थी, और वो बाद में क्या बन गई? प्राइवेट बन गई, तो वो क्या है? राज्य रहेगी। या आपको बता देता हूं, एक रूल और कहता है कि राज्य की श्रेणी में वो सभी भी आते हैं जिनके अंतर्गत एक निश्चित गवर्नमेंट का शेयर होगा ना, किसी भी चीज के अंतर्गत 1%, 2%, जो भी ये कोर्ट ने माना है, स्वीकार किया है कि एक राज्य का अगर निश्चित उसका परसेंट होगा उसके अंतर्गत किसी भी संस्था में, वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत किस में आएगी? राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आएगी। उस राज्य की डेफिनेशन कौन सा आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 12। तो ये RD शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी वाद था। मैंने बताया जैसा कि इनके टेंडर जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे, तब इन्होंने दावा किया, पिटिशनर ने दावा किया कि कैसा ऐसे संभव हो सकता है। तब उन्होंने बोला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जो ये काम किया है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के तहत किया है, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, और इसके तहत अगर ये काम कर सकती है तो ये राज्य की श्रेणी में आती है। और ऐसी कोई भी संस्था, जो आप समझिए कोई भी संस्था जो कि पहले मैंने बताया सरकारी होती थी, बाद में वो प्राइवेट हाथों में चली गई, तो वो भी राज्य की श्रेणी में आती है। उसमें कोई भी शासकीय या संप्रभु शक्ति होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम,
देखिए अगला इसके अंदर है सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ। देखो ये लेकर था एक्चुअल में पेट्रोल पंप जो अपने अपने संस्था है, आपको बता देता हूं, भारत पेट्रोलियम जो है, भारत पेट्रोलियम, इस तरह के जो निगम है, ठीक है, कोऑपरेटिव जो संस्थाएं हैं, इंडियन ऑयल वगैरह, ये क्या राज्य की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते। तब उन्होंने सोम प्रकाश बनाम भारत संघ मामले में सीधा बोल दिया, इस तरह के जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो राज्य की श्रेणी में आती है। आर्टिकल 12 में राज्य की श्रेणी में आती है। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ मामले में बोला गया कि जो भारत पेट्रोलियम है, मामला भारत पेट्रोलियम को लेकर ही था, क्या ये राज्य की श्रेणी में आता है, तो ये कहते हैं बिल्कुल आता है। जो भी सरकारी संस्थाएं, अब शब्द आ गया ना, आपके परीक्षा में आ जाए, सरकारी संस्थाएं जो है ये सरकारी संस्थाओं के बारे में आ जाए कि सरकारी संस्थाओं से संबंधित जुड़ा वाद कौन सा था, सोम प्रकाशवाद। एक लास्ट इसके अंदर अपने देखते हैं, बहुत फेमस वाद था इसके, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब, ठीक है, ये वाद और देखिए, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब। देखो इसमें क्लियर कह दिया गया था इस वाद के अंदर, किसी भी तरह की जो सोसाइटी है उसको, देखो सोसाइटी किससे मिलके बनती है, केंद्र सरकार का प्रति उस पर प्रभुत्व होता है किसी सोसाइटी पे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, आपने कभी बैंक के आगे देखा होगा ना, कोई भी बैंक की बात कर लीजिए, किसी भी बैंक के नीचे लिखा होता भारत सरकार का उपक्रम, अंडरटेकिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो उपक्रम के रूप में काम कर रहा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो वो सोसाइटी जो है वो केंद्र सरकार के प्रभुत्व से तो काम कर रही है, केंद्र सरकार का डायरेक्ट उससे लेना देना है, उसका एक निश्चित अंश भी होता है उसके अंतर्गत। इसीलिए सोसाइटी जो है वो क्या है, किसकी श्रेणी में आती है, राज्य की श्रेणी में आती है। बात क्लियर थी। तो आप याद रखेंगे, अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब वाद में बोला गया सोसाइटी क्या है, राज्य है। दोबारा देखिए, मैंने आपको बताया पहला वाद कौन सा था, मोहम्मद यामीन बनाम नगर पालिका टाउन, जिसमें नगर पालिका द्वारा एक बिक्री कर लगाया गया। तब मामला पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो मोहम्मद यामीन बनाम नगर पालिका की बात करते हैं, नगर पालिका जो है उसके पास जो शक्ति है वो स्थानीय प्राधिकारी के रूप में आती है, इसीलिए उसको क्या है, पावर है, सीधी सी बात है। और लेकिन वो 12 की आर्टिकल 12 में राज्य की श्रेणी में आती है, लेकिन उनका जो कर लेना था बताते हैं कि वो अवैध घोषित कर दिया कि वो आप एक्स्ट्रा बिक्री कर नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरा कहता है मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांताबाई वाद, जिसमें पहली बार बहुत अच्छा केस था, मैंने आपको बताया। इसके अंदर बोला गया कि राज्य जो है, राज्य की श्रेणी में वो आएगा जिसके पास शासकीय संप्रभु शक्ति है, इसीलिए विश्वविद्यालय और कंपनी जो है वो राज्य नहीं है। किस वाद में कहा गया, मद्रास विश्वविद्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किस वाद में कहा गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनाम शांताबाई वाद। नेक्स्ट इसके अंदर उज्जमाबाई बनाम में अपने ही निर्णय से पलट गए कोर्ट, और उन्होंने बोला कि शासकीय संप्रभु शक्ति होना जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद आया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मदन लाल वाद, जिसमें बोला गया जो ये बोर्ड हैं या जो भी कंपनी है, सोसाइटी है, विश्वविद्यालय है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट वाद मैंने बताया सुखदेव सिंह बनाम भगत राम वाद, जिसमें बोला गया LIC जीवन बीमा निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉर्पोरेशन और इंडस्ट्री, ये जो फाइनेंस जो अपने कॉर्पोरेशन है, कारखाना वित्त निगम। अब प्रश्न आ सकता है क्या अनुच्छेद 12 की श्रेणी में कौन नहीं आता, 4 ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको ध्यान है LIC भी आता है, ONGC भी आता है और IFC भी ये राज्य की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट मैंने बताया बहुत अच्छा वाद था RD शेट्टी बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी वाद। उन्होंने पूछा क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य की श्रेणी में आता है, बताया आपको मैंने, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट बना हुआ है जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट था। इस एक्ट में क्लियर बोल दिया गया था कि ये एक्ट वैसे 1971 का एक्ट था, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 में बना था, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट था। इसके अंदर कह दिया गया था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को पावर है और शासकीय संप्रभु शक्ति होना जरूरी है ही नहीं, इसीलिए आपके जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो राज्य की श्रेणी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट मैंने बताया सरकारी जो संस्थाओं से रिलेटेड सोम प्रकाश बनाम भारत संघ मामला था, जिसमें बोला गया सरकारी संस्थाएं जो है वो राज्य की श्रेणी में आती है। और अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब वाद में कहा गया कि सोसाइटी क्या है, राज्य है। तो आज हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा, राज्य की परिभाषा कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता, उससे जुड़े जितने भी वाद हैं जो आपके जो RS की परीक्षाएं, इस तरह की परीक्षाओं में वाद पूछे जाते हैं अक्सर, हो सकता है कि आपके
पटवारी वगैरह एग्ज़ाम में भी वाद पूछ लें, क्योंकि अब आपको पता है कि संविधान का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, परीक्षाओं का लेवल भी थोड़ा कठिन स्तर हो गया है, इसीलिए आपको इस सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाद से समझ आया होगा। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा तो आप याद रखिए। नेक्स्ट अपने जल्दी करेंगे, अनुच्छेद 13 स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।